नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एकर पर जाकर श्रद्धांजलि की अर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, स्वास्थ्य एवं दवा समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार संवाद में प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। कहा, इससे शरीर को रोग मुक्त रखने के साथ साथ कृषि उत्पादकता को भी मिलेगा बढ़ावा। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से आम जनता का हाल बेहाल। भाजपा ने कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रहा है विपक्ष। और गुजरात के बड़ोदरा में एक पुल गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नामीबिया विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाहा भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और नामीबिया के गहरे और पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। ये दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो ये कुछ देर पहले के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया और 21 तोपों की प्रधानमंत्री को सलामी दी गई। नामीबिया की राष्ट्रपति भी इस मौके पर मौजूद रहीं। नामीबिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाहा से द्विपक्षीय मुलाकात की। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। भारत नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच डिजिटल शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमत हैं। आपको बता दें कि भारत और नामीबिया के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामीबिया में दौरे के दौरान युद्ध स्मारक हीरोज एकर पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि सैनिक सिर्फ सरहदों के ही नहीं बल्कि इतिहास के भी नायक हैं। देखिए विदेश की मिट्टी पर शौर्य और बलिदान को सलाम करती ये खास रिपोर्ट। देश काल और विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पथ से न डिगने वाले भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथाएं 7 समुद्र पार भी गूंजती हैं। श्रीलंका हो या मिस्र, पोलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार हो या फ्रांस, दुनिया के प्रत्येक कोने में
भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया यात्रा के दौरान हीरोज एकर का दौरा किया और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हीरोज एकर नामीबिया का आधिकारिक युद्ध स्मारक है। इसे 26 अगस्त 2002 को खोला गया था। इसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इस साल अप्रैल में श्रीलंका यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सपूतों को नमन किया था। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां 1200 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीलंका और भारत के बीच 1987 में एक शांति समझौता हुआ। इसके तहत गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी विदेश की यात्राएं की, उन्होंने सर्वोच्च निछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 2014 में ही नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की वीरता की स्मृति में बनाया गया था। साल 2015 में पीएम ने फ्रांस के न्यूवे चैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी साल उन्होंने नवंबर के महीने में सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल मार्कर पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने साल 2017 के जून में इजराइल यात्रा के दौरान हाइफा में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम ने इसके बाद सितंबर 2018 में मन की बात में हाइफा की लड़ाई के बारे में बात की थी। जून 2023 में पीएम मोदी ने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान काहिरा में होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2024 के अगस्त में पोलैंड के वार्सो में मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी के महीने में फ्रांस का दौरा किया था, जहां उन्होंने मार्से में मजाक युद्ध समाधि स्थल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने अपने जज्बात को सैनिकों के बलिदान के साथ जोड़ा और देशवासियों को ये संदेश दिया कि भूले बिसरे राष्ट्र नायक हमारे देश की धरोहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने संवाद के जरिए प्राकृतिक खेती और देसी गायों और उनकी उपयोगिता पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया, प्राकृतिक खेती न केवल शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करती है, बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाती है। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही कैचवे बनते हैं। कैचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल डालकर सारे कैचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचुआ यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करती है।
देश में कपास उत्पादन बढ़ाने और कपास किसानों की समस्या के समाधान के लिए कोयंबटूर में 11 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कपास उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, ICAR के जाने माने सभी वैज्ञानिक, स्वयं DG ICAR, कपास उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, कपास उद्योग से जुड़े हुए प्रतिनिधि और कृषि विश्वविद्यालयों के लोग भी रहेंगे। कृषि मंत्रालय ने कपास की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 जारी किया है। इस नंबर पर आने वाले सुझावों से कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। संकल्प है कपास का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन में आने वाली लागत को घटाना, अच्छे बीज, जलवायु अनुकूल जो हो और वायरस अटैक का मुकाबला कर सकें। इसके लिए 11 जुलाई को प्रातः 10 बजे कोयंबटूर में हमने एक बैठक बुलाई है, जिसमें कपास उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि, ICAR के जाने माने सभी वैज्ञानिक, स्वयं DG ICAR, प्रतिनिधि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग भी रहेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राजधानी दिल्ली में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर तरह से काम कर रही है। इस बार पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर सामने आए हैं। दक्षिणी दिल्ली के CR पार्क में 55 CCTV कैमरे दिल्ली के प्रतिष्ठित नेत्र अस्पताल सिनर्जी आई केयर द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, जिन्हें पूरे इलाके के ऐसी जगह लगाया गया है जहां से क्राइम की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके और पुलिस की आंख बनकर अपराधियों पर नज़र रखी जा सके। ये परियोजना स्थानीय निवासियों और स्वास्थ्य सेवा भागीदारों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि कैसे ये मिलकर CR पार्क जैसे इलाके को सुरक्षित रख सकते हैं। इस मौके पर कॉम यूनिटी के संस्थापक पुष्कर रमन, सिनर्जी आई केयर के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर विनय गरोडिया और दक्षिण दिल्ली के DCP अंकित चौहान सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। DCP अंकित चौहान ने कहा कि जब भी इस तरह से आम जनता का साथ पुलिस को मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है और वो क्राइम पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश करते हैं और उन्हें भरोसा है कि इस तरह की मुहिम के निर्णायक परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। आज CR पार्क पुलिस स्टेशन में नए 55 कैमरास का इनॉग्रेशन किया है। RWS ने इन कोऑर्डिनेशन विद सिनर्जी एंड कम्युनिटी ग्रुप जो है इनका, डॉक्टर गरोडिया साहब यहाँ पे जो सिनर्जी आई क्लिनिक रन करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन से ये कैमरास लगे हैं एंड इन्होंने हमको हैंड ओवर किया है फॉर फर्दर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। हमने इंश्योर करना है आगे जाके CR पार्क पुलिस स्टेशन इन कैमरास को यूज़ करेगी फॉर बेटर पुलिस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, ताकि यहाँ पे क्राइम कंट्रोल में रहे और कोई ऐसा इशू ना आए। कैमरे के दो फायदे हैं। एक, क्राइम होने के बाद में जो कल्प्रिट उनको पकड़ने में मदद मिलती है। दूसरा, अगर हम इसके बारे में पहले से पब्लिसिटी करें कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो प्रिवेंटिव इफेक्ट भी होता है कि क्राइम होगा ही नहीं। तो अगर हम सब जगह ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कैमरे लगे तो पूरी कॉलोनी एज इट इज़ सेफ हो जाएगी, क्योंकि जो गुंडा एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट है, वो घबराएगा यहाँ पे आते हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
इस दौरान भाजपा अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंडी जिले के बागा गांव में बादल फटने और भारी बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमेशा पीएम मोदी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है। जो भी आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए हम पहले भी खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सबसे पहले राहत का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया। हर जगह सेवा का काम और सेवा के साथ साथ राहत पहुंचाने का काम। सारे प्रदेश से लोगों ने राहत सामग्री भिजवाई है। आपने देखा होगा हर जगह राहत केंद्र खोले गए हैं, सेवा केंद्र खोले गए हैं और वहाँ हर तरीके की राहत पहुंचाई जा रही है। फिर चाहे वो दैनंदिन जीवन में रोज़मर्रा में आने वाला सामान हो, फिर चाहे वो उनके अन्न की व्यवस्था करनी हो, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी हो, सभी पर तीव्र गति से पार्टी की तरफ से काम चल रहा है। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली सरकार में कानून एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के साथ अप्सरा बॉर्डर से लेकर ISBT कश्मीरी गेट तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और यात्रा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर पार्टी के कई विधायक और दिल्ली सरकार व नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के महापौर ने बताया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत हेतु पूरी तरह तैयार है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं से कांवड़ यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया। उत्सुकता के साथ हम सब लगे हैं कि अपने कांवड़ भक्तों का स्वागत के लिए सैनिटेशन का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। हम दिल्ली सरकार के साथ एक यूनिट की तरह काम करेंगे। सैनिटेशन हो, मोबाइल टॉयलेट हो, जल की व्यवस्था हो, कहीं डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, सब हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर और हम वेट करें कि हमारे भक्त लोग आए और हम उनका भव्य स्वागत करें। केंद्र सरकार की माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 1000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर एक नए तरह का कीर्तिमान बनाया है। दंतेवाड़ा जिले में आज 9 इनामी माओवादी सहित 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक माओवादी दंपत्ति भी शामिल है। दंतेवाड़ा के उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने मुख्यधारा में शामिल होने पर इन लोगों का स्वागत किया। इसके साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस की लोन वर्राटू अभियान ने 1000 आत्मसमर्पण का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जून 2020 में शुरू लोन वर्राटू अभियान के अंतर्गत 249 इनामी माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। इनमें जिला दंतेवाड़ा के साथ साथ सीमावर्ती जिला सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर के 813 पुरुष माओवादी और 192 महिला माओवादी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के परिसर में संचालित जन औषधि केंद्रों को बंद करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश से 18 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है, जिन्हें इन केंद्रों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि जन औषधि केंद्रों को बंद करने के पीछे कांग्रेस सरकार की साजिश है। प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने की कोशिश में थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे कर्नाटक में हड़ताल की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नवंबर 2025 में उनके पद से हटा दिया जाएगा। पूर पीपल के लिए अच्छा स्कीम जनौषधि। दिस गवर्नमेंट for medical lobby to help the private medical shops. So they stopped the Janaushadhi in government hospitals. ये अच्छा नहीं है. So respected judge given the order to stop this interim order given. I welcome this.
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को लेकर रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वर्तमान में अपने जीवन काल के अंत वाली लिथियम आयन बैटरियों का अभी केवल 1% ही उपयोगी सामग्रियों में रिसाइकिल करता है, जो कि पर्यावरणीय चुनौती और एक बड़े आर्थिक अवसर का संकेत देती है। ये रिपोर्ट 2030 तक $3.5 बिलियन मूल्य की घरेलू सर्कुलर बैटरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक रणनीतिक खाका प्रस्तुत करती है। लिथियम आयन बैटरी बाजार तेजी से विकास के लिए तैयार है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर भंडारण की बढ़ती मांग से प्रेरित है। इस वृद्धि को नेट जीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं और कम कार्बन ऊर्जा सेल निर्माण की मांग के साथ ही अनुकूल सरकारी नीतियों से भी समर्थन मिल रहा है। लिथियम आयन बैटरी की मांग 2030 तक 115 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने ICEA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से खास बात की। लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को लेकर ICEA ने रिपोर्ट जारी की है। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज महेंद्रू जी है, जो कि ICEA के चेयरमैन है। सर, क्या रिपोर्ट में निकल के सामने आया है और किस तरीके से ये चैलेंज है आगे हमारे लिए? सस्टेनेबिलिटी एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव है ICEA का। हम हमेशा सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफ़ी जो वेस्ट वेस्ट जो है लिथियम आयन का, वो जनरेट होना शुरू हो गया है और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो 100% नहीं हो पा रही है। तो ये अच्छा मौका था क्योंकि अब हम सोलर में और EV में भी लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हम उस पर फोकस लाएं और एंटरप्रेन्योर्स को एक्साइट करें, पॉलिसी मेकर्स को और डिपार्टमेंट्स को, CPCB को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, MIT को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इसको दर्शाएं और एंटरप्रेन्योर्स को एक्साइट करें कि इस एरिया में आएँ। कितना % कर पा रहे हैं अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम बात करें, और क्या आगे का गोल क्या रखा गया? ये रिपोर्ट में सब डिटेल्स हैं। रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही कोपियस है। जाहिर है कि अभी तो ज़्यादा नहीं है जो रीप्रोसेसिंग हो रही है, बट ये है कि इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं यहाँ पे है, ऐसा भी नहीं है। किस तरीके से आगे की प्लानिंग आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए और किस तरीके से इसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट लेकर या आपकी तरफ से किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन फ्यूचर? देखिए, एक तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे बैटरीज़ की लाइफ ख़त्म हो रही है वहाँ से उनको वापस लाना, एग्रीगेट करना, और उसके बाद जो की एलिमेंट है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो बहुत चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं और एक्सट्रैक्शन नहीं होती। तो ये दो बहुत की एलिमेंट है और सबसे ऊपर तो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी है, जिसने रिस्क लेना है और अपना इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। तो जो क्रिटिकल हम कह सकते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसका जो रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जा रहा है और कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि पूरी तरीके से जो लिथियम आयन बैटरी है उसको अच्छे तरीके से जो है रिसाइकल किया जा सके। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंजाब के गुरदासपुर जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजी गई हथियारों की खेप बरामद की है। इन हथियारों को थाना पुराना शाला के तहत आते तिब्बड़ी पुल से गाजीकोट की तरफ जाती नहर के किनारे छिपा कर रखा गया है। पुलिस पार्टी ने सूचना के आधार पर उक्त जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया और झाड़ियों में छिपा कर रखी गई 2 AK-47, 16 जिंदा राउंड, 2 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपित हरविंदर सिंह रिंदा और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हथियारों की जो इन्फॉर्मेशन पे एक FIR जो पुराना शाला पुलिस स्टेशन में अंडर आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट जो है दर्ज की है।
इसमें 2 AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, इसके अलावा लाइव राउंड्स भी इसमें बरामद हुए। जो इस संबंध में प्राइमा फेसाई पता चला है कि ये पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर इंदा से रिलेटेड है। बाकी हम इसके संबंध में जो तफ्तीश कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएंट वेलविचिया मिराविलिस से सम्मानित किया गया। ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नामीबिया सहित प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 27 देश सम्मानित कर चुके हैं। 5 देशों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री को ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नामीबिया ने नागरिक सम्मान प्रदान किया है। In me by Article 2H of the Namibian Constitution, I, Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia and Commander-in-Chief of the Namibian Defense Force, I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Welwitschia Milbels to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, who has significantly contributed to socio-economic development and the promotion of peace and justice in Namibia and globally. By virtue of the power vested in me by Article 2H of the Namibian Constitution, I, Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia and Commander-in-Chief of the Namibian Defense Force, I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Welwitschia Milbels to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, who has significantly contributed to socio-economic development and the promotion of peace and justice in Namibia and globally. By virtue of the power vested in me by Article 2H of the Namibian Constitution, I, Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia and Commander-in-Chief of the Namibian Defense Force, I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Welwitschia Milbels to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, who has significantly contributed to socio-economic development and the promotion of peace and justice in Namibia and globally. By
virtue of the power vested in me by Article 32H of the Namibian Constitution, I, Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia and Commander-in-Chief of the Namibian Defense Force, I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Welwitschia Milbels to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, who has significantly contributed to socio-economic development and the promotion of peace and justice in Namibia and globally. By virtue of the power vested in me by Article 32H of the Namibian Constitution, I, Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia and Commander-in-Chief of the Namibian Defense Force, I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Welwitschia Milbels to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, who has significantly contributed to socio-economic development and the promotion of peace and justice in Namibia and globally. तो भारत के लिए गर्व का पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27 देशों की ओर से उन देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। तो भारत के लिए एक ये गर्व का पल है और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।